हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू इंडिया स्कोप। तो जापान में फिर से आया एक ज़ोरदार भूकंप। तो क्या ये सिर्फ एक अर्थक्वेक है या ये किसी बड़े खतरे का संकेत है? तो जानते हैं इसके बारे में। इसकी तीव्रता कितनी थी, क्या ये सुनामी का खतरा है और जापान में बार बार भूकंप क्यों आते हैं, आइए आसान भाषा में समझते हैं। तो देखिए, एनडीटीवी वर्ल्ड का आर्टिकल है 80 सेंटीमीटर सुनामी आफ्टर 7.4 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक हिट्स नदर्न जापान। तो a 7.4 magnitude earthquake struck northern Japan Monday, Japan's meteorological agency said, issuing a tsunami warning for waves up to 3 meters। यानी 10 फीट तक सुनामी की वार्निंग आई है जापान के मेट्रोलॉजिकल एजेंसी के द्वारा। तो 80 सेंटीमीटर की सुनामी आ चुकी है, लेकिन उसके बाद भी 10 फीट तक की सुनामी की खतरे के आसार जताए जा रहे हैं। वार्निंग एक इशू हुई है कि 10 फीट तक की सुनामी अभी और आ सकती है। बीबीसी का आर्टिकल है, जापान ऑन हाई अलर्ट फॉर ह्यूज सेकेंड क्वेक आफ्टर इशूइंग सुनामी वार्निंग। तो एक सेकेंड ह्यूज क्वेक की वार्निंग दी जा रही है। ऐसा अलर्ट है, हाई अलर्ट है जापान में कि एक सेकेंड अर्थक्वेक आ सकता है। तो जापान के ऑफिशियल ने वार्निंग दी है कि ये काफ़ी खतरा बढ़ चुका है एक बड़े अर्थक्वेक का अगले वीक तक, जबकि 7.7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक नॉर्थ ईस्ट कोस्ट में स्टक कर गया है, मतलब टकरा गया है। तो इससे इवैक्यूएशन ऑर्डर इन्होंने दे दिए हैं और वार्निंग दिया है कि 3 मीटर तक की सुनामी वेव्स आ सकती हैं। तो हज़ारों लोगों को कोस्टल एरिया छोड़ने के लिए बोल दिया गया है और ऊंची सतह पर आने के लिए बोल दिया गया है, हायर ग्राउंड्स पर आने के लिए बोल दिया गया है। और अभी तक जो बिगेस्ट वेव मेजर करी गई है वो 80 सेंटीमीटर की थी, लेकिन मेट्रोलॉजिकल एजेंसीज ने बोला है कि अर्थक्वेक प्रोन, मतलब जापान में अर्थक्वेक्स बहुत आते हैं, तो और भी ज़्यादा बड़ा अर्थक्वेक आ सकता है। तो पीपल इन जापान आर स्टिल स्केयर्ड बाय मेमोरी ऑफ अ ह्यूज क्वेक इन 2011। तो 2011 में जापान में काफ़ी बड़ा भूकंप आया था जिसने 18,000 से ज़्यादा लोगों को मार दिया था और मेल्ट डाउन एट द फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट। तो एक न्यूक्लियर प्लांट है इनके कोस्टल एरिया में, फुकुशिमा नाम का। तो उसको भी इसने काफ़ी ज़्यादा डैमेज करा था। तो ये देखिए, 9 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था जापान में। तो ये कब आया था? ये आया था 2011 में, मार्च 11 2011। तो इसमें क्या हुआ था, इसमें रेडिएशन का खतरा काफ़ी बढ़ गया था। एक तो वैसे ही 18,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे इसमें, उसके अलावा फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट जो था उसका मेल्टडाउन हो गया था। तो ये न्यूक्लियर इमरजेंसी के बारे में दिया हुआ है। क्या हुआ था, ये फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट जो है ये कोस्टल एरियाज़ के काफ़ी नज़दीक है, जैसा हम देख सकते हैं। आइए मैप में देखते हैं। ये देखिए, ये वर्ल्ड मैप है और ये है जापान और ये है फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट। तो देख रहे हैं आप, जैसे देख सकते हैं ये फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट जो है ये कोस्टल एरिया के काफ़ी नज़दीक है। तो जब अर्थक्वेक आया था तो अर्थक्वेक के ट्रेमर्स या धक्के की वजह से जो रिएक्टर्स थे वो शट डाउन हो गए थे ऑटोमेटिकली, जिसकी वजह से ये जो कूलिंग सिस्टम था इस प्लांट का वो जो था वो बंद पड़ गया था। और कूलिंग सिस्टम के बंद होने की वजह से जो रॉड्स होती हैं इनके अंदर वो सब मेल्ट हो गई थी, जिससे रेडिएशन का खतरा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। और बाद में देखा गया था कि यहाँ पर जैपनीज़ ऑफिशियल ने 30 किलोमीटर तक नो फ्लाई जोन भी घोषित कर दिया था रेडिएशन के खतरे के चलते। और इस प्लांट के कोस्टल एरिया के नज़दीक होने की वजह से कई बार ऐसा होता है कि पानी में भी रेडिएशन जाने का खतरा बढ़ जाता है। तो ये काफ़ी बड़ा डिज़ास्टर हो गया था 2011 में, जहाँ पर 18,000 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई थी। तो जापान के लोग अभी भी इसकी गहरी यादें उनके मन में है और एक नया अर्थक्वेक फिर से आ गया। तो देखिए, अगर भूकंप समुद्र के अंदर आता है और मैग्नीट्यूड उसका काफ़ी ज़्यादा होता है तो सुनामी का खतरा ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। अब ये जानते हैं कि जापान में ही बार बार भूकंप क्यों आते हैं। तो जो जापान है वो स्थित है रिंग ऑफ फायर पर। अब ये रिंग ऑफ फायर क्या होती है, तो ये देखिए इस तरह की एक रिंग होती है, जैसा विकीपीडिया में दिया हुआ है। ये रिंग ऑफ फायर कही जाती है क्योंकि यहाँ पर टेक्टोनिक प्लेट्स लगातार टकराती रहती हैं और एनर्जी रिलीज होती है, और यहीं पर ये जगह जो है ये अर्थक्वेक का कारण बन जाती है।
रिंग ऑफ फायर में 750 से लेकर 915 तक एक्टिव और डोरमेंट वॉल्केनो हो सकते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खतरा बना रहता है टेक्टोनिक एक्टिविटी और भूकंप का। और ये जापान जो है ये इसी रिंग ऑफ फायर में आता है, तो इसीलिए जापान पर भी भूकंप का खतरा हमेशा बना रहता है। अब जानते हैं भूकंप आते कैसे हैं। तो अर्थ की सरफेस जो है ये कई प्लेट्स में डिवाइडेड है, और जब ये प्लेट्स टकराती हैं या एक दूसरे के नीचे आ जाती हैं, जैसे देख लीजिए ये डाइवर्जेंट है, ये एक दूसरे के ऊपर आ रही हैं, पीछे की तरफ हट रही हैं, और एक कन्वर्जेंट एक दूसरे के नीचे आ जाती हैं। तो जब ये टकराती हैं या एक दूसरे के नीचे आ जाती हैं तो प्रेशर बिल्डअप होता है, और जब अचानक से यही प्रेशर रिलीज होता है तो आता है भूकंप। अब देखते हैं जापान कैसे बचता है भूकंप से। तो बार बार भूकंप आने की वजह से जापान इन मामलों में काफ़ी एडवांस हो गया है। तो एक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स हो या फिर अर्ली वार्निंग सिस्टम या हो रेगुलर ड्रिल्स, इसकी वजह से बड़े बड़े भूकंप के बाद भी जापान में डैमेज काफ़ी कम होता है। देखिए जापानीज़ वेबसाइट है, इसमें प्रॉपरली दिया हुआ है कि आप क्या क्या कर सकते हैं, काफ़ी अवेयरनेस रहती है। इम्प्रूव योर होम्स अर्थक्वेक रेजिलियंस, तो यहाँ पे बिल्डिंग भी काफ़ी ज़्यादा अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बनाई जाती हैं। स्टॉक पाइल ऑफ वाटर एंड फूड स्टफ, तो भूकंप की स्थिति में खाने पीने का बंदोबस्त करिए। पार्टिसिपेट इन डिजास्टर ट्रेनिंग में पार्टिसिपेशन। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा हर एक वेबसाइट, और जापान में काफ़ी ज़्यादा लोग अर्थक्वेक को लेकर के अवेयर रहते हैं कि कैसे बचना है। ये देखिए प्रॉपर इन्होंने दिया हुआ है कि कैसे कैसे क्या क्या गाइडलाइंस है, क्या क्या फॉलो करना है, ड्राइविंग नहीं करनी है हमें भूकंप के टाइम पर। ये प्रॉपरली ये जापान लोगों को अवेयर करता रहता है। अब अगर ग्लोबल इम्पैक्ट की बात करें तो अगर बड़ा अर्थक्वेक आता है तो जो सुनामीज़ हैं ये पैसिफिक कंट्रीज़ तक जा सकती हैं, न्यूक्लियर प्लांट्स पर भी खतरा आ सकता है, और रेडिएशन का खतरा भी बढ़ सकता है। तो इसीलिए जापान के अर्थक्वेक्स पूरी दुनिया के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जापान एक ऐसे जोन में है जहाँ अर्थक्वेक्स कॉमन है, लेकिन प्रेपरेशन स्ट्रांग होने के कारण नुकसान कंट्रोल में रहता है। तो दोस्तों प्रकृति का ये रूप हमें याद दिलाता है कि टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी एडवांस क्यों ना हो जाए, लेकिन नेचर के सामने हमें हमेशा तैयार रहना पड़ता है। तो ये था हमारा वीडियो जापानीज़ अर्थक्वेक के ऊपर। तो अगर आपको ये पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल इंडिया स्कोप को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।